वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। तय हो गया है कि पूरे देश में किसकी सरकार बनने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, मगर फोकस इस वक्त पूरा बिहार पर है, क्योंकि नीतीश कुमार वहां से बन के निकले हैं किंग मेकर। और कल बैठक में एनडीए की उन्होंने सहमति भी दे दी कि उनका समर्थन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रहेगा, मगर तमाम शर्तें भी रखी गई हैं। तो आखिर नीतीश कुमार ने कौन सी शर्तें रखी हैं, कौन कौन से मंत्रालय उन्होंने मांगे हैं, कौन कौन से नेता बिहार के मंत्री बन सकते हैं जेडीयू में, चिराग पासवान की पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में, ये आज आपको समझाने का बताने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा ये भी बताएंगे जो एक खबर आई है कि अगले साल 2025 में बिहार में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उसमें नेतृत्व नीतीश कुमार का ही रहेगा। क्या बिहार के बीजेपी यूनिट ने इस बात को, केंद्रीय यूनिट ने इस बात को मान लिया है? सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए रोज की तरह हमारे साथ होंगे हमारे वरिष्ठ साथी पंकज जी। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। चर्चा बिहार की है, हर आदमी जानना चाहता है बिहार में क्या है, बिहार के नेताओं का क्या मूड है, बिहार को क्या क्या मिलने वाला है। कितना कुछ सोशल मीडिया पर, कितना कुछ मीडिया में चल रहा है कि विशेष दर्जा, स्पेशल पैकेज, तमाम मंत्रालय, बहुत कुछ चल रहा है। मगर फिलहाल शुरुआत हम नीतीश कुमार से करते हैं। समर्थन दे दिया है, शर्तें भी रखी हैं, क्या शर्तें हैं? देखिए, औपचारिक तौर पर तो ललन सिंह ने अभी ये कह दिया है कि हम बिना शर्त समर्थन बीजेपी को दे रहे हैं, पर ये राजनीति में सिर्फ कहने वाली बातें होती हैं। ये कहा जाता है मीडिया में, पर मीडिया में कहने के लिए कुछ और होता है, अंदर खाने चलता कुछ और है। इसलिए मुझे कहीं से दिखाई नहीं पड़ता कि बिना शर्त ये समर्थन दे रहे होंगे। अब जहां तक सवाल है नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं, क्या चल रहा है, क्या उनके दिमाग में है, तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि नीतीश कुमार के दिमाग में सीधे तौर पर विधानसभा चुनाव, और विधानसभा चुनाव को लेकर के नीतीश कुमार तैयारी शुरू कर चुके हैं। अब जहां तक सवाल है कि तैयारी कैसे शुरू करेंगे, तो ये बिल्कुल ठीक है कि देखिए, उनके प्रवक्ताओं ने भी कहना शुरू कर दिया अग्निवीर योजना में संशोधन की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोग आर्मी में जाने की तैयारी करते हैं और अपना जीवन उसी में देखते हैं। ऐसे में ये 4 साल की नौकरी और उसको लेकर के जो कंट्रोवर्सी हुआ था, उस समय जेडीयू आरजेडी के साथ सरकार में थी, जेडीयू के द्वारा भी जबरदस्त विरोध किया गया था। सवाल गंभीर है, लेकिन ये अब उठाया जा रहा है जेडीयू के तरफ से। जेडीयू किंग मेकर की भूमिका में है, इसलिए मुझे लगता है कि जिस तरह की हार मिली है बीजेपी को, क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं मिला है, बीजेपी भी समीक्षा करेगी और बीजेपी को ये बात समझ में आ जाएगी कि नौकरी, रोजगार, महंगाई, ये सारे इतने अहम मुद्दे हैं जिनको दरकिनार नहीं किया जा सकता है। आम लोगों को दरकिनार करना, उनकी भावनाओं को नहीं समझना, मुझे लगता है कई बार ये आपके लिए दिक्कत भरा बात हो जाता है, क्योंकि कई ऐसी सीटों पर आप देखेंगे कि बीजेपी जहां हारी है, तो आप ज्यादातर पाएंगे कि ग्रामीण भारत में बीजेपी की हार ज्यादा हुई है। इसलिए ये साफ समझ में आता है कि बीजेपी ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत खर्च किया, लेकिन ग्रामीण भारत में ग्रामीण लोगों के बीच उनके आय को कैसे बढ़ाया जाए, उसको लेकर के बीजेपी ने जो कुछ भी किया, मुझे लगता है कि शायद लोग उस बात से संतुष्ट नहीं दिखे और इसी वजह से बीजेपी को क्लियर कट मेजॉरिटी आ नहीं पाया। तो एक तो अग्निवीर योजना बहुत साफ है, वो जेडीयू के प्रवक्ताओं ने कहना शुरू कर दिया है, लेकिन मुझे साफ दिखाई पड़ता है कि तेजस्वी यादव को काउंटर करने के लिए नीतीश कुमार स्पेशल स्टेटस की मांग सबसे पहले रखे होंगे, और इसलिए उनके प्रवक्ता भी कह रहे हैं कि बिहार प्राथमिकताओं में है। और जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने भी दबाव बना दिया एक स्टेटमेंट दे करके कि बिहार किंग मेकर की भूमिका में है, ये अच्छी बात है। तो बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर बिहार किंग मेकर की भूमिका में है, तो बिहार क्या किंग मेकर की भूमिका के बदले नीतीश बिहार को दिलवाएंगे क्या? तो देखिए, जहां तक आलोक कुमार जो कि गोपालगंज से जीते हैं, डॉक्टर आलोक सुमन,
वो जीते हैं और उन्होंने ये बात कह भी दी है कि हमारी शुरू से ही मांग रही है स्पेशल स्टेटस, विशेष राज्य का दर्जा। अब सवाल ये उठता है कि संविधान में किस तरह का संशोधन करके पार्लियामेंट से इस तरह का बिल पास करा जाएगा और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाया जाएगा, क्योंकि विशेष राज्य का दर्जा सिर्फ बिहार ही नहीं मांग रहा है बल्कि आंध्र प्रदेश भी मांग रहा है, क्योंकि जब से तेलंगाना अलग हुआ है आंध्रा की भी यही डिमांड रही है। अब सवाल ये उठता है, दोनों ही लोग किंग मेकर हैं। नीतीश कुमार जितना किंग मेकर है उससे ज्यादा सीटों के साथ चंद्रबाबू नायडू आए हैं। बिल्कुल, तो इसलिए दोनों की मांगों को मुझे लगता है कि बीजेपी इग्नोर और इनकार नहीं कर पाएगी। तो ये दो प्रमुख मुद्दा है और ये जैसे ही नीतीश करवाएंगे, नीतीश जल्दी से जल्दी बिहार में चुनाव करवाएंगे और बिहार में चुनाव करवाएंगे तो नीतीश की इच्छा 2020 से ही है, क्योंकि वो सिर्फ 43 सीट जीते थे। नीतीश ज्यादा ताकतवर उभरना चाहते हैं, बनकर उभरना चाहते हैं, सरकार चलाना चाहते हैं। तो नीतीश को लगता है कि इन सारी मांगों को पूरा करने के बाद ज्यादा से ज्यादा सीटें जीती जा सकती हैं। तो ये तो एक बात हो गई। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा नीतीश का फोकस अगर कहीं पर है तो वो बिहार विधानसभा चुनाव पर है। नीतीश कुमार यही सोच रहे होंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र से मैक्सिमम क्या एक्सट्रैक्ट कर लिया जाए, जिससे कि जब जनता के बीच जाया जाए तो 18 सालों का जो इनकम्बेंसी है, एंटी इनकम्बेंसी, उसको कैसे खत्म किया जाए। क्योंकि आप विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ज्यादा ताकतवर दिखाई दे रहे हैं। देखिए, मैं लोकसभा में घूम करके आया हूं, 30-10 का आंकड़ा जरूर है, लेकिन यही जब विधानसभा चुनाव की लड़ाई होगी तो तेजस्वी इस बार ज्यादा ताकतवर दिखाई पड़ रहा है। इसकी बड़ी वजह यह है कि 17 साल बनाम 17 महीने, 17 महीने में जो नौकरियां दी गई वो नीतीश कुमार के द्वारा दी गई, उनके सरकार के द्वारा दी गई, लेकिन तेजस्वी यादव ये नैरेटिव सेट करने में कामयाब हुए कि नीतीश कुमार पहले क्यों नहीं दे रहे थे। जो भी नौकरी दी हमने दी, 17 महीने में दी, इसलिए आरजेडी को क्रेडिट जनता ज्यादा दे रही है। इसलिए जान लीजिए कि इन तमाम चीजों को काउंटर करने का कोई ना कोई तरीका नीतीश कुमार सोच रहे होंगे और मुझे लगता है और सबसे बड़ा हथियार स्पेशल स्टेटस है, जिसकी मांग होने भी लगी है। डॉक्टर आलोक सुमन ने कर दिया है। अग्निवीर योजना जो कि नौकरी से जुड़ा है, उसको लेकर के जेडीयू ने मांग रखनी शुरू कर दी है। तो मुझे लगता है कि ये सबसे पहले होगा। अब बात आती है अगली डिमांड मंत्रालयों की। कौन से मंत्रालय, क्योंकि बड़ा कुछ चल रहा है, रक्षा को लेकर चल रहा है, रेल को लेकर, जो पिछली सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में जो फॉर्मूला था उसका जिक्र हो रहा है, टेलीकॉम मिनिस्ट्री की बात हो रही है, जो पहले जो रही हैं इनके पास मिनिस्ट्रीज, उन सब की बात हो रही है। देखिए, मेरा यह साफ मानना है कि बिहार से कोई भी नेता जब चुन करके आता है, खासतौर पर बड़ा नेता, तो उसकी नजर रेल पे होती है और रेल मंत्रालय बेहद अहम है। रेल के जरिए आप लोगों का बहुत ज्यादा कल्याण करते हैं और आपको लगता है कि वो लोकप्रिय होने का बेहतरीन जरिया होता है। और पहले बिहार से हमेशा रेल मंत्री होते रहे। आप रामविलास पासवान को ले लें, आप लालू प्रसाद यादव को ले लें, आप दिवंगत नेता दिग्विजय सिंह को ले लें, यहाँ तक कि नीतीश कुमार को भी ले लें, ये भी रेल मंत्री रहे। ऐसे में सवाल उठता है कि नीतीश कुमार की चाहत रेल मंत्रालय की जरूर होगी, लेकिन इसमें मुझे एक बड़ा अड़ंगा ये दिखाई पड़ता है। मेरी जानकारी में रेल मंत्रालय की मांग की गई है, लेकिन मुझे बड़ी दिक्कत ये नजर आती है कि अश्विनी वैष्णव, जो कि अगले 10 साल का खाका तैयार कर चुके हैं कि किस तरीके से भारत में रेलवे का नेटवर्क वो फैलाएंगे, जाल बिछाएंगे, और प्रधानमंत्री उसको लेकर के गंभीर है। प्रधानमंत्री द्वारा उसको अप्रूव किया जा चुका है। अश्विनी वैष्णव चूंकि टेक्निकल साइड से हैं, उनकी टेक्नोलॉजी की समझ और इसकी समझ बेहतरीन मानी जाती है, इसलिए 2 मिनिस्ट्री उनको दिया गया था। पर दोनों मिनिस्ट्री, एक मिनिस्ट्री टीडीपी मांग रही है, दूसरी मिनिस्ट्री जेडीयू मांग रही है। अब मुझे लगता है बीजेपी इससे कैसे पार पाएगी ये देखना दिलचस्प होगा, और अगर नहीं पार पाएगी तो बीजेपी को कहीं ना कहीं उनकी मांगों को मानना पड़ेगा। दूसरा मंत्रालय जो है, मुझे लगता है नीतीश कुमार निश्चित तौर पर चाहेंगे कि कृषि मंत्रालय दे दिया जाए। कृषि मंत्रालय भी बेहद अहम है, इसलिए कृषि मंत्रालय को लेकर के भी नीतीश कुमार की चाहत होगी। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या कृषि मंत्रालय इनको दिया जा सकता है। और साथ ही साथ जो मेरी जानकारी है उसमें
जिन 4 लोगों का नाम चल रहा है, क्योंकि अभी जेडीयू 4 लोगों के नाम को पिच इन कर रही है, मतलब 4 मंत्रालय, 4 मंत्रालय। इसमें कैबिनेट 3 एक एमओएस है क्या? नहीं, मुझे लगता है 2 कैबिनेट और 2 एमओएस होगा। चर्चा तो 3 कैबिनेट की चल रही है। नहीं, देखिए बता रहे हैं कि 3 पे बात बन जाएगी, लेकिन मांग 4 की जा रही है। अच्छा। और इसमें क्या बात होगी ये सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए 2 नेता हैं जिनको मंत्री बनाना चाहेंगे और वो केंद्रीय मंत्री बनना चाहेंगे। एक संजय झा हैं, दूसरे ललन सिंह हैं। तो क्या इन दोनों को मंत्री बनाएंगे तो कैबिनेट मंत्री बनाएंगे, लेकिन फिर जातिगत इक्वेशन समीकरण भी साधना बहुत जरूरी है। इसके लिए एक अति पिछड़े समाज से भी मंत्री बनाएंगे। उसमें दिलेश्वर कामत का नाम आ रहा है। दिलेश्वर कामत वो हैं जो कि सुपौल से जीते हैं और इससे पहले भी वो जीत चुके हैं। जो पप्पू यादव की पत्नी है रंजीता रंजन, उनको वो हरा चुके हैं। तो दिलेश्वर कामत चूंकि अति पिछड़े समाज से आते हैं, इसलिए उनकी चर्चा बड़ी जोरों पर है कि उनको मंत्री पद दिया जा सकता है। चौथा नाम है सुनील कुशवाहा का, वाल्मीकि नगर से जीते हैं। कुशवाहा समाज इस बार एनडीए से छिटकता हुआ नजर आया है और जेडीयू का आधार वोट बैंक रहा है कोयरी और कुर्मी। ऐसे में कोयरी समाज, जिसको कुशवाहा समाज कहते हैं, मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर कुशवाहा समाज को कुछ ना कुछ केंद्र में ऑफर करने की कोशिश जरूर जेडीयू करेगी, क्योंकि अपने आधार वोट बैंक में सेंधमारी हो ये जेडीयू कभी पसंद नहीं करेगी। इसलिए मुझे साफ दिखाई पड़ रहा है कि सुनील कुशवाहा भी मंत्री बनने जा रहे हैं। अब आप पूछेंगे कि अगर 3 मंत्रालय मिलता है तो फिर 3 मंत्री कौन हो सकते हैं? 3 मंत्री कौन हो सकते हैं, ये एक सवाल उठता है। संजय झा होंगे कि ललन सिंह होंगे, ये एक सवाल उठ रहा है, क्योंकि दोनों अगड़ी जाति से। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन्हीं दोनों नाम में एक नाम पे चर्चा मोहर लगेगी और वो मोहर नीतीश कुमार ही लगाएंगे। जिसका नाम नीतीश कुमार आगे करेंगे वो मंत्री बनेंगे। बहुत साफ बात है। और उस तरीके से आप देखें तो ललन सिंह भी नीतीश कुमार के पुराने साथी हैं। पुराने समय से ललन सिंह नीतीश कुमार के साथ बने रहे हैं। बीच में 1-2 साल जरूर उनसे अलग हुए थे, लेकिन उसके बाद आए और लगातार वो उनसे जुड़े हुए हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि 2019 में नीतीश कुमार शपथ ग्रहण समारोह में शामिल तक नहीं हुए थे। उसकी बड़ी वजह ललन सिंह ही तो थे। ललन सिंह को मंत्री पद ऑफर नहीं किया जा रहा था, आरसीपी सिंह को किया जा रहा था और इस बात की नाराजगी साफ तौर पर दिखाई पड़ रही थी। इसलिए नीतीश कुमार स्वेरिंग इन सेरेमनी में शामिल नहीं होते हुए सीधा पटना लौट गए और उसके बाद उन्होंने अपनी नाराजगी जता दी। लेकिन देखिए वक्त का पहिया किस तरीके से घूमता। 2019 में ये हुआ था और 2024 में क्या हो रहा है। 2024 में नीतीश कुमार किंग मेकर की भूमिका में उभरे, कोई नाराज करने के रिस्क नहीं ले सकता। भूमिका में इस तरीके से उभरे कि बीजेपी केंद्र से लेकर के राज्य तक उनके आगे नतमस्तक दिख रही है। और यही राजनीति, कहाँ तो चर्चा थी कि मुख्यमंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे चुनाव के बाद, कहाँ तो अगले विधानसभा चुनाव के लिए भी नेता एक्सेप्ट कर लिया गया है। मैं वही तो कह रहा हूं कि राजनीति का यही तो तकाजा होता है। राजनीति का पहिया जब घूमता है, वक्त का पहिया जब घूमता है और उसके बाद कौन, आप समझ लीजिए दोनों किंग मेकर, एक के बारे में कहा जा रहा था कि राजनीतिक रूप से खत्म हो चुके हैं, वो चंद्राबाबू नायडू, और दूसरे के बारे में कहा जा रहा था कि अब एकदम राजनीतिक अवसान की ओर हैं, ढलान की ओर हैं, भूलने लगे हैं, स्वस्थ नहीं है, तरह तरह की बातें आ रही थी। और अब आप देखिए जैसे ही चुनाव खत्म हुआ दोनों इतने इंपॉर्टेंट हो गए कि आपने देखा प्रधानमंत्री के बगल में दोनों बैठे हुए दिखाई पड़ रहे थे और वरीयता क्रम में जिस तरीके से बैठे हुए दिख रहे थे उससे एक बात तो बहुत साफ दिखाई पड़ रहा था कि इनकी अहमियत क्या है। और आप देखिए कि तस्वीरों का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है राजनीति में। आप एनडीए की जो तस्वीर वायरल है वो भी देख लीजिए और इंडिया की जो तस्वीर है वो भी देख लीजिए। एनडीए में प्रधानमंत्री मोदी के करीब चंद्रबाबू नायडू बैठे हैं, नीतीश कुमार बैठे हैं, और इंडिया में अगर आप देखेंगे तो राहुल गांधी बगल में आपको अखिलेश यादव नजर आएंगे, बगल में स्टालिन नजर आएंगे। तो देखिए कैसे जो नंबर गेम है वो आपकी इंपॉर्टेंस तय करता है सहयोगी के तौर पर गठबंधन के अंदर। नहीं वो मैं वही तो कह रहा हूं कि 240 पे सिमटती हुई बीजेपी
को 32 तो चाहिए ना, और ये 16, 12, 28 तो यही हो जाते हैं। इसलिए इन 28 सांसदों को इग्नोर करना और इन पार्टी को इग्नोर करके बीजेपी तो चल नहीं सकती। अब आप समझ लीजिए कि बिहार क्यों इंपॉर्टेंट हो गया है इस बार, क्योंकि फिर एलजेपी रामविलास भी है। बिल्कुल 5 सांसद उनके जीत करके आए। चिराग पासवान को बिल्कुल नहीं भूलना चिराग चाहिए। पासवान तो एक मंत्रालय लेंगे ही लेंगे, और वो कोशिश करेंगे कि एक राज्य मंत्री भी यही मैं जानना चाह रहा था कि एक में तैयार है वो भी कोशिश करेंगे। चिराग पासवान की क्या डिमांड है ये भी जानना। नीतीश कुमार का आपने बताया, देखिए चिराग पासवान तो बहुत साफ कह रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मुझे ये लगता है मैं कोई शर्त नहीं रखूंगा, मैं प्रधानमंत्री का अनुमान हूं। लेकिन मुझे एक बात बहुत साफ नजर आता है कि चिराग पासवान को शायद केमिकल और फर्टिलाइजर्स दिया जा सकता है। अच्छा। वैसे उनकी भी इच्छा होगी कि रेल मंत्रालय मिल जाए, क्योंकि उनके पिता ये भी खबर चल रही है जी। उनके पिता रेल मंत्री रह चुके थे। हाजीपुर जोन जो बना था उनके पिता ने ही बनाया था, और हाजीपुर जोन को बनाने के बाद उनके पिता की जो लोकप्रियता बढ़ी थी, चिराग पासवान चूंकि उसी जगह से चुनाव लड़ने गए हैं, पिता की विरासत को संभालते हुए दिखना चाहते हैं, इसलिए हाजीपुर से चुनाव भी लड़े और चाहेंगे कि वो मंत्रालय भी मिले। लेकिन उनके पिता केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स मिनिस्टर भी थे, तो सवाल ये है कि ये मंत्रालय भी ये मांग सकते हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि चिराग पासवान को मंत्रालय मिलना तय है, जीतन राम मांझी भी चाहेंगे, इकलौते सांसद हैं, एक सांसद उस लिहाज से कितनी मजबूत दावेदारी है उनकी। देखिए बहुत मजबूत दावेदारी तो नहीं है, लेकिन आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है। मांझी वोटरों को साधने के लिए और विधानसभा चुनाव को साधने के लिए मुझे लगता है इनको मंत्री भी बनाने का बीजेपी सोच रही हो। तो अब आप समझ लीजिए कि 3 या 4 जेडीयू से, एक कम से कम चिराग पासवान की पार्टी से, तो अगर 3 जेडीयू से कम 3 और 1 4 और मांझी 5, फिर बीजेपी से कितने लोग मंत्री बनेंगे। अब अगला सवाल मेरा पंकज जी आपसे यही था कि बीजेपी में क्या फेरबदल होने वाला है, क्योंकि बिहार से बीजेपी के कई मंत्री थे, गिरिराज सिंह थे और उनका नाम मैं भूल गया, नहीं कई मंत्री भी। हाँ, गिरिराज सिंह थे, आरके सिंह चुनाव हार गए हैं। गिरिराज सिंह 80-81 हजार से जीत करके आए हैं। उसके बाद आप देख लीजिए तो और भी कई सारे मंत्री, नित्यानंद राय उजियारपुर से जीत करके मुख्यमंत्री के तौर पे नाम चलता था। तो नित्यानंद राय की बात है। फिर संजय जायसवाल जीते हैं, संजय जायसवाल को क्या मिलेगा, ये सारा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मुझसे पूछेंगे, जो मेरी जानकारी है उस हिसाब से मैं ये देख पा रहा हूं कि संजय जायसवाल का मंत्री बनना तय। अच्छा, ये बात आप जान लीजिए। संजय जायसवाल को मंत्री इसलिए भी बनाया जाएगा क्योंकि वैश्य समाज का बड़ा वोट बैंक है और अति पिछड़ा समाज है। मुझे लगता है उसको जोड़ने का प्रयास ये लोग जरूर करेंगे। बीजेपी उनको इस बार मंत्री पद से जरूर नवाजेगी क्योंकि इस बार वो जीत करके आ रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये मैं साफ साफ देख पा रहा हूँ। और अगर आप देखेंगे तो मुझे दूसरे मंत्री के तौर पर नित्यानंद राय नजर आता है, जो कि उजियारपुर से जीते हैं। उनका सीट टफ था, लेकिन मुझे ये साफ नजर आता है कि उनको मौका दिया जा सकता है। नित्यानंद राय यादव जाति से आते हैं, लेकिन एबीवीपी से जुड़े रहे हैं। बीजेपी के सांगठनिक तौर पर वो काफ़ी मजबूत माने जाते हैं और लगातार उजियारपुर से तीसरी बार चुनाव जीते हैं। और उजियारपुर में जो उनके खिलाफ प्रत्याशी थे वो कोई कमजोर नहीं थे, बहुत मजबूत प्रत्याशी थे। महागठबंधन सरकार में मंत्री थे आलोक मेहता। आलोक मेहता को उन्होंने हराया है, फिर एक बार हराया है। 2014 में भी हराया था, फिर 2019 में उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को हराया था और इस बार फिर 2024 में आलोक मेहता को हराया है। तो उजियारपुर में इस तरह की जीत नित्यानंद राय की ये बात एक बार फिर से साबित करती है कि वो अपनी सीट को बरकरार रखने में कामयाब हुए हैं। पिछली बार गृह राज्य मंत्री रहे थे, इसलिए मुझे उनके मंत्री बनने की संभावना बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ी। गिरिराज सिंह का क्या होगा, क्योंकि जो गिरिराज सिंह पिछला चुनाव मुझे लगता है 4.5-5 लाख वोटों से जीते थे, उनका मार्जिन इस बार 60-70 हजार के आसपास रहा है। उनका क्या होने वाला है? देखिए, एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आप देखें, मुंगेर से ललन सिंह जीते हैं और बेगूसराय से गिरिराज सिंह जीते हैं,
तो दोनों का मंत्री बनना, इसमें मुझे थोड़ा संशय है। अगर मेरी जो समझ है, जो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है, और मैं जो लोगों से बात कर रहा हूं, क्योंकि इस बार बीजेपी का से उस तरह का तो होगा नहीं। बीजेपी की पहली प्राथमिकता होगी कि अपने एलाइज को अकोमोडेट करें जी। इसलिए अगर ललन सिंह मंत्री बनते हैं तब तो गिरिराज सिंह का मंत्री बनना मुझे लगता है थोड़ा सा मुश्किल होगा। और इसलिए मैं जहां तक ये देख पा रहा हूं तो मुझे ये बात बहुत साफ समझ में आ रहा है कि हर जाति में समन्वय बनाने की कोशिश बीजेपी करेगी, जेडीयू करेगी, क्योंकि आने वाले समय में उसको विधानसभा चुनाव भी लड़ना है। तो बीजेपी और जेडीयू की कोशिश ये होगी अति पिछड़ों को साधें, पिछड़े को साधें, फिर भूमिहार कोटे से ललन सिंह बनते हैं, फिर ब्राह्मण कोटे से भी किसको बनाया जाए। ये तमाम चीजों को साधने का प्रयास मुझे लगता है। एक दो जो पिछली बार नाम छूट गए या 20 से ड्रॉप किए गए, रविशंकर प्रसाद, राजीव प्रताप रूडी, जो बीजेपी के बड़े नेता रहे हैं, क्या इन लोगों में से भी किसी की वापस से लॉटरी, जो अब जो समीकरण दिख रहे हैं, खुल सकती है? देखिए, जहां तक राजीव प्रताप रूडी का सवाल है तो राजीव प्रताप रूडी भी जबरदस्त तरीके से चुनाव जीते हैं, लेकिन उनको 2 बार से मंत्री नहीं बनाया जाना मुझे कहीं ना कहीं ये बात हैरान जरूर करता है। अब सवाल ये उठता है कि उनको मंत्री क्यों नहीं बनाया जा रहा। इस बार प्रबल दावेदार तो हैं, क्योंकि राजपूत कोटे से भी तो किसी ना किसी को मंत्री बनाया जाएगा। अब सवाल उठता है कि राजपूत कोटे से बीजेपी में और कौन कौन जीते हैं, तो आप देखेंगे एक जनार्दन सिग्रीवाल जीते हैं, दूसरे राजीव प्रताप रूडी जीते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि इन दोनों में से किसको मंत्री बनाया जाएगा, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। वैसे एलजेपी रामविलास से वीणा देवी जीती हैं, ये भी सही बात है, लेकिन सवाल ये उठता है कि मंत्री और कौन बनेगा। आर के सिंह चुनाव हार ही गए हैं, इसलिए क्योंकि आर के सिंह के मंत्री बनने की प्रबल संभावना थी, लेकिन चूंकि आर के सिंह मंत्री बन गए तो उनकी हार गए हैं, तो उनकी जगह पर कौन बनेगा। तो मुझे लगता है राजीव प्रताप रूडी की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, वो मंत्री इस बार बनाए जा सकते हैं केंद्र में, इसकी मुझे प्रबल संभावना दिखाई पड़ती है। और जहां तक सवाल है कि बीजेपी चाहेगी, क्योंकि सम्राट चौधरी को बीजेपी ने उप मुख्यमंत्री बनाया है, प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है। इस बार बीजेपी ने टिकट नहीं दिया था, उसको लेकर के काफ़ी उबाल और बवाल भी देखा गया था। तो कुशवाहा को मंत्री नीतीश कुमार बना रहे हैं, तो मुझे लगता है कि फिर बीजेपी उस जाति में नहीं जाना चाहेगी और तमाम जातियों को एक्सप्लोर करेगी। कई दलित जाति से भी लोग हो सकते हैं जो जीत करके आए हैं सुरक्षित सीट से। सासाराम से तो बीजेपी हार गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि और किसको मंत्री बनाया जा सकता है, तो दलित कोटे से चिराग पासवान तो मंत्री बन ही रहे हैं, ये साफ साफ दिख रहा है। इसलिए आप मोटे तौर पर ये देखें तो जेडीयू से 3 या 4 की मांग रखी गई है, 3 पे हाँ भर दिया गया है। अब सवाल उठता है कि 3 कौन कौन बनेंगे, तो मैंने आपको बता दिया कि ललन सिंह और संजय झा, दिलेश्वर कामत और सुनील कुशवाहा, इन 4 लोगों का नाम है। 4 में 3 लोगों का नाम तय होना बाकी है। एलजेपी रामविलास पासवान से चिराग पासवान के नाम की बात हो ही चुकी है, जीतन राम मांझी हो ही चुके हैं। ललन सिंह की संभावना बहुत प्रबल है, और ललन सिंह की संभावना बढ़ जाती है तो ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या गिरिराज सिंह को मंत्री बनाया जा सकता है। ठीक है, ये देखना बहुत कम होगा। मुझे नहीं लगता कि दोनों एडजॉइनिंग सीट है, मुंगेर और बेगूसराय, और दोनों जगह से एक ही जाति के उम्मीदवार को मंत्री बनाया जाए, इसकी संभावना मुझे बहुत कम दिखाई पड़ती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि और किस किस को मंत्री बीजेपी बनाती है, लेकिन इस बार मुझे नहीं लगता कि बीजेपी का एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होगा इस केंद्र सरकार में, क्योंकि एलाइज की ज़रूरत है, तमाम लोगों को अकोमोडेट करना है, सब लोगों को एक एक मंत्री पद, 2 मंत्री पद, जितना वो जीत करके आए हैं उस हिसाब से उनको देना है। इसलिए बिहार का से बड़ा जरूर रहेगा, लेकिन उसमें बीजेपी का कद उस तरह का रहेगा, इसकी संभावना मुझे कम दिखाई पड़ती। बिल्कुल, और इसी जो आपने जवाब दिया है, इसी से मेरा नया सवाल उभरता है कि नीतीश कुमार को जो लेकर चल रहा है कि उनको मुख्यमंत्री अभी और अगला जो चुनाव होगा उसमें लीडर के तौर पर
बीजेपी तैयार हो गई है उनको मानने के लिए, ये बात जो चल रही है ये कितनी सच है? ये बात आई कहाँ से? क्या किसी को कोई बयान आया है? ये मैं समझना चाहता हूँ आपसे। देखिए, एक बात समझ लीजिए, बीजेपी तैयार हो गई है, बीजेपी के पास विकल्प क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। बीजेपी की प्राथमिकताओं में केंद्र सरकार चलाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विधानसभा चुनाव बाद में आता है। बिल्कुल। उनकी प्राथमिकताओं में विधानसभा चुनाव सबसे ऊपर है, केंद्र बाद में आता है जी। और अभी उनकी भूमिका विधानसभा में भी है और उनकी जरूरत केंद्र सरकार में भी। तो बीजेपी उनकी हर मांगों को मानने के लिए मजबूर होगी और कोशिश करेगी कि वो हर हाल में साथ बने रहें। ऐसे में जो कल उन जेडीयू के बड़े नेता विजय चौधरी ने तो कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अनाउंस कर दिया कि अगला चुनाव भी हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे जी। जब विजय चौधरी ने कह दिया, और आज देखिए सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दोनों कह रहे हैं कि हम उनके नेतृत्व में लड़ेंगे। ये बात और है कि सम्राट चौधरी कभी पगड़ी पहने थे ये कहते हुए कि जब तक नीतीश कुमार को हटा नहीं लेंगे तब तक ये पगड़ी हटाएंगे नहीं। पगड़ी तो उन्होंने हटाई नहीं है, लेकिन अब खुद कह रहे हैं कि हम नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। तो वही मैंने कहा कि राजनीति का पहिया कब किधर घूमता है और उस परिस्थिति के हिसाब से आप अपने आप को कैसे मोल्ड करते हैं और नहीं करते हैं तो फिर राजनीति से आप अलग थलग पड़ जाते हैं। अब देखिए, यही ललन सिंह किस तरह की बात बीजेपी के लिए किया करते थे। पिछले संसद में जो संसद सत्र बुलाया गया था और उसमें उन्होंने बीजेपी को किस तरीके से रगड़ा था, लेकिन अब ललन सिंह आगे बढ़ करके कह रहे हैं कि बिना शर्त का समर्थन दे रहे हैं। इसका इंडिकेशन बिल्कुल क्लियर है कि जेडीयू सरकार का हिस्सा बनने जा रही है। जेडीयू की अपनी मांग है, प्रधानमंत्री मोदी में वो अपनी आस्था दिखा रहे हैं, बिना शर्त समर्थन की बात औपचारिक तौर पर कर रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे खेल जारी है। जेडीयू की प्रायोरिटी में विधानसभा चुनाव है क्योंकि आरजेडी जैसा मजबूत अपोनेंट है। विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू वो हर तैयारी कर लेना चाहेगी जिससे जनता के बीच में ये कहा जा सके कि जो कुछ भी हो सका है वो नीतीश कुमार की वजह से हो चुका है, इसलिए अब की बार फिर से नीतीश कुमार। जी बिल्कुल, आपने पूरा एजेंडा बता दिया है कि किस एजेंडे की तरफ एनडीए बिहार में बढ़ रहा है और केंद्र में क्या फॉर्मूला होने वाला है, किस तरह की शर्तें रखी गई हैं। बाकी तो भविष्य के गर्त में है कि क्या क्या शर्तें मानी जाती हैं, कौन कौन से नेता मंत्री बनने वाले हैं। मगर बिहार फिलहाल फोकस में है, चर्चा में है। लोग जानना चाहते हैं कि बिहार को क्या मिलने वाला है, स्पेशल स्टेटस क्या मिलेगा, चुनाव किस तरफ बढ़ रहा है, नीतीश कुमार का क्या रोल रहने वाला है। तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हमने दिए और तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब भविष्य में मिलते रहेंगे और हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 बिहार झारखंड। शुक्रिया। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।